मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक हिंदी में इसलिए रखा गया कि हिंदी को समृद्धशाली बनाया जाए, हिंदी को भाषिक स्तर पर उन्नत बनाया जाए। हमारे व्याकरणों ने जब व्याकरण की रचना किया, साहित्यों की रचना किया, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने सोचा होगा कि दिन प्रतिदिन यह हम चेंज होते चले जा रहे हैं, तो नए नए शब्द की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वह नया शब्द आएगा कैसे, उस नए शब्द का निर्माण कैसे होगा? तो नए शब्द की निर्माण की प्रक्रिया के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण साधन एक दिया है, वह दिया है समास को। यह चार साधनों, जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो चार साधनों से आती है, और चार साधनों में एक साधन यह समास होता है। आज हम समास पर विस्तृत बात करेंगे। विस्तृत इन द सेंस होगा कि आज तो हम समास को पूरे समाप्त करेंगे और इसके बाद एक एक करके हम समास का विस्तार करते चले जाएंगे। तो आज हम पूरा होल समास देखेंगे, पूरा समास देखेंगे। इसमें यह भी जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास किन शब्दों से बना होता है, समास में कितने पद होते हैं, समास के कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं, इन पर भी बात किया जाएगा और पूरे समास को समझा जाएगा एक काव्य के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, और हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा समास क्लियर हो जाए। अगर नहीं क्लियर होता है तो इसके हर एक पार्ट को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए समास पर चलते हैं और देखते हैं कि समास का क्या अर्थ होता है, समास किन शब्दों से बना होता है। तो पहली चीज हम बात करते हैं, समास की बात करते हैं। समास। अब यहां पर समास अगर आता है तो पहली ही बात होनी चाहिए कि आपको समास का अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए कि समास किन शब्दों से मिलकर बना होता है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो समास देखिए मूलतः जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहली चीज आप यह जानिए, एक शब्द क्या होता है, सम होता है, और दूसरा शब्द जो होता है वह आस होता है। यानी दो शब्द होते हैं और दो शब्द से मिलकर के यह समास बने होते हैं। इसमें जो है सम का क्या अर्थ होता है और आश का क्या अर्थ होता है, इसको देखा जाए तो सम का जो अर्थ होता है, सम का अर्थ सम्यक होता है। सम का क्या अर्थ होता है, सम का अर्थ सम्यक होता है, सम्यक या संपूर्ण होता है, सम्यक या संपूर्ण होता है। आस का क्या अर्थ होता है, आस का अर्थ होता है आशय होता है, आस का अर्थ आशय होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है। यहां पर देखिए, तो अगर हम ये कहें कि सम और आस को मिला दिया जाए, जो समास बनते हैं इसमें सम उपसर्ग हैं, तो यहां पर सम्यक आशय या संपूर्ण अर्थ
आप कह सकते हैं समास का अर्थ क्या हुआ, सम्यक आशय या संपूर्ण अर्थ हुआ। अब संपूर्ण अर्थ क्या होगा, तो किसी का जब संपूर्ण अर्थ आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जीवन है या आपका जीवन है या कोई भी चैप्टर ही लिखा गया है, गद्य खंड है या पद्य खंड है, जो भी लिखा गया है, और आप कहिए कि हम आपके जीवन का संपूर्ण अर्थ जानते हैं या मैं अपने जीवन का संपूर्ण अर्थ सम्यक आशय जानता हूं, यानी सार जानता हूं। तो जब संपूर्ण आशय जानते हैं, संपूर्ण अर्थ जानते हैं, सार जानते हैं, तो सार क्या होगा, संक्षिप्त होगा, संक्षिप्तीकरण होगा, छोटा होगा। यानी कि अगर मेरा आप संपूर्ण आशय जानते हैं तो मेरे संपूर्ण आशय को व्याख्यायित जो करेंगे, भिन्न भिन्न व्याख्या है कि मेरा योगदान कहाँ कहाँ है, उसको ओवरऑल जब आप बताएंगे तो क्या करेंगे, संक्षिप्त कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो ये समास का अर्थ क्या होता है, सम और आस से तो बना होता है, लेकिन इस समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त करना या छोटा करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना, या इसे कहते हैं छोटा करना, अभी आप बोल सकते हैं छोटा करना, या कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर आते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, परिभाषाओं में अगर हम बात करते हैं तो कभी भी आप ये देखिएगा कि परिभाषा को पहली चीज़ बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास नहीं होना चाहिए, पहले समझने का प्रयास होना चाहिए। तो हमेशा समास में नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे संधि क्या है, नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया है। एक जो है विधान संधि भी है, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा विधान क्या है, समास है, यानी समास को हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे संधि में वर्णों का योग होता है, समास में पदों का योग होता है। तो अब देखिए, पदों का योग होता है तो कैसे होता है, तो प्रायः आप देखेंगे क्या कि समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं। तो कौन कौन से पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। अब 2 पदों को मिला दिया जाए, यानी कि अगर हम परिभाषा कहें तो पहली चीज हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से, मेल से जिस नए शब्द की रचना होती है उसे हम समास कहते हैं। अब हम ऐसा काम करेंगे कि 2 या 2 से अधिक पद हम आस पास लाएंगे, नज़दीक लाएंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। चलिए पुनः मैं परिभाषा पर आऊँगा, पहले अब यहाँ पर हम पद की बात करते हैं। अभी तक हमने परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं, देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। प्रत्येक समास में, ये आप किताब में भी पा जाएंगे, 2 पद होते हैं।
दूसरी चीज यहां पर क्या कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक पद। तो दो पद तो समझ में आ रहे हैं, दो से अधिक पद कौन सा होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, इस पर बात किया जाएगा। दो पद तो क्लियर है कि होते हैं, दो से अधिक पद होते हैं, दो से अधिक पद, 3 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, 5 पद हो सकते हैं, 6 पद हो सकते हैं, 7 पद हो सकते हैं। अगर 6 7 पद आ जाए तो कैसे समास होगा, कैसे निर्माण होगा शब्दों का, इसको भी समझा जाएगा, इसको भी देखा जाएगा। और अगर ऐसा है तो पुनः कौन सा समास होगा, इस पर भी बात होगी। तो यहां पर 2 पद होते हैं, प्रायः क्या होते हैं, 2 पद ही समास होते हैं। प्रत्येक समास में लगभग या प्रायः कह सकते हैं अब 2 ही पद होते हैं। 2 पद से मिलकर के समास की रचना होती है, ऐसा परिभाषा कह रहा है। तो पहले पद समझ लिया जाए तो आगे पुनः परिभाषा देखेंगे। 2 पद में जैसे मान लीजिए लिखा गया है गंगा जल, लिखा गया है, ये शब्द लिखा गया है। गंगा जल क्या है, ये शब्द है। चलिए अब इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, एक शब्द है गंगा और एक शब्द है जल, 2 शब्द हैं। गंगा और जल ने जब एक मिले तो शब्द का निर्माण हुआ, अलग अलग हो गए तो यह, या इसको कह लीजिए 2 पद कह लीजिए, 2 शब्द कह लीजिए। जब वाक्य के अंतर्गत कोई शब्द आते हैं तो उसे हम पद कहते हैं, या जब तक वह अकेला है तब तक शब्द है, और जब 2 मिल जाते हैं तो दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, पद में विभाजित हो जाते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद में ये विभाजित हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं है कि इसको समझाया जाए। गंगा और जल है, तो गंगा एक शब्द है और इसने सोचा कि चलो भाई हम जल के साथ मिल करके क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो गंगा ने कहा कि जल से हमारी मुलाकात हो जाए और हम लोग एक नए शब्द का निर्माण करें। तो जल ने कहा कि भाई मैं अपना कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं कोई त्याग नहीं करूंगा, कोई परिवर्तन करने वाला नहीं हूं। अगर इस शर्त पे मंजूर हो तो आप मेरे साथ मुलाकात करिए। तो गंगा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मैं भी परिवर्तन करने वाला नहीं हूं, और दोनों बिना परिवर्तन के ही मिलेंगे। यानी हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ में कोई व्यवधान नहीं होगा, अर्थ प्रतीति में कोई अंतर नहीं होगा। हम दोनों लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यानी हम दोनों एक तो होंगे लेकिन हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और ये दोनों मिलकर के बना दिए गंगा जल बना दिए। ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, गंगा जल बना देते हैं। अब जब गंगा जल बना दिए तो अब इसका विग्रह करने की बात आई कि भाई इसको अगर हम अलग पढ़ें। समास का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। समास का विलोम व्यास भी होता है, लेकिन आप विग्रह 1 नंबर पर रखिएगा, व्यास दूसरे नंबर पर रखिएगा। विलोम पढ़ाते समय बहुत ऐसे विलोम हैं जिसके एक ही विलोम नहीं होते हैं, 2-2 3-3 विलोम होते हैं। तो किस आधार पर विलोम किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर ये जो गंगा जल अब बना, एक जो शब्द बन गया, अब इसको जो है कहा गया कि अगर मान लीजिए आप लोगों को आपको पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। अभी तो गंगा को अलग पढ़ रहे थे, जल को अलग पढ़ रहे थे, अब आप मिल करके गंगा जल बना दिए। तो विद्वानों ने कहा कि भाई इसको पढ़ा जाएगा तो गंगा का जल पढ़ा जाएगा, गंगा का जल पढ़ा जाएगा। यानी ये इसका हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, यानी इसका विस्तार हो जाएगा। तो पहली चीज शब्द की संक्षिप्तीकरण, जैसे समास का मूल अर्थ क्या है, संक्षिप्त। तो इस जो बृहद शब्द है, इस बृहद शब्द को हमने क्या कर दिया
इस नियम के माध्यम से हमने संक्षिप्त कर दिया। तो ये संक्षिप्तीकरण है। तो अब यहां पर यह संक्षिप्त हो गया, यानी गंगा जल हो गया। अब बात आती है तो इसमें कौन सा समास है। अगर ऐसा है तो इसको देखा जाएगा। अब यहां पर मैंने बताया कि ये तो गंगा जल हुए, इसमें दो पद हैं। कौन कौन से हैं? एक को कहा गया है पूर्व पद और एक को कहा गया है उत्तर पद। तो इसको क्या कहा जाएगा? पूर्व पद कहा जाएगा, और इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर पद कहा जाएगा। ठीक है। अन्य आप अब इसी आधार पर अपने स्वयं से आप निर्माण कर दीजिए। पूर्व है तो पहला है तो इसको पहला पद कह दीजिए। आप स्वयं से कह सकते हैं पहला पद किसी, ये बाद में है तो दूसरा पद कह दीजिए। आप स्वयं इसका निर्माण कर लीजिए। पूर्व पद, उत्तर पद, पहला पद, दूसरा पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, आपको जो कहना होगा कह सकते हैं। इसमें कोई कहने में कोई बाध्यता नहीं है, बस इसको समझ लीजिएगा। भाषाएं हैं, भाषा अपनी अपनी रूप हैं बोलने का, कहने का। हाँ, उन्नत रूप में क्या होगा? पूर्व पद होगा और उत्तर पद होगा। अब यहां पर ये तो अब पूर्व पद उत्तर पद हो गया। तो मैंने कहा कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं और दोनों पदों को पास पास ला करके हमने किया क्या? मैं एक उदाहरण ऐसा लिया हूं, उदाहरण बहुत सारे हैं। राजपुत्र है, नरोत्तम है, काकबली है, बहुत सारे रेखांक है, रेखांश है, रेखांकित है, कपोतग्रीवा है, बहुत सारे आप शब्द पाएंगे। मैंने सिर्फ आपको एक शब्द लेकर समझाने की बात की है। अभी तमाम उदाहरणों पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है, ये जो है पूर्व पद और उत्तर पद है, ये दोनों पद हैं। तो इसको कहा, यानी पहले को पूर्व और दूसरे को उत्तर पद कहा गया। अब ये किए क्या हम? जैसे मैंने आपको जो किया है वह यह किया है कि ये जो गंगा है, इस गंगा को इस जल के पास ला दिया। तो दो पदों को पास पास लाकर, दो पदों को पास पास लाकर के दो पद हुए। अब इस दो पदों को हमने क्या किया? नजदीक ला दिया। ठीक है, पास पास लाकर जो नया शब्द बनाया, जो नया शब्द बनाया उसी को हमने क्या कहा? समास कहा। यानी अब ये जो शब्द हो गया, यही शब्द समास हो गया। अब ये महत्वपूर्ण है कि ये शब्द कौन सा समास है। ये तो हो गया, हम दो शब्दों को पास पास ला करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा, पुनः परिभाषा पर हम आते हैं कि दो या दो से अधिक पदों को पास पास ला करके, नजदीक ला करके एक नया शब्द बनाया जाए, एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया किया जाए, तो वह समास होगा। दो या दो से अधिक पद आकर एक नया शब्द का निर्माण करें तो उसे समास कहेंगे। परिभाषाएं स्वयं निर्मित कर लीजिए। ओवरऑल जब भी परिभाषा आपको पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी कि आपको अगर पूछा भी जाता है दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अगर बाय द वे पूछा भी जाता है तो आपका क्या हो गया? समास हो गया। दूसरी परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाकर नए शब्द की बनाने की प्रक्रिया को जिसका अर्थ परिवर्तित न हो, यानी अर्थ परिवर्तन न हो, उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ये भी बात हो जाएगी। निर्माण करने की अपनी अपनी विधा है। जैसे आप समास की परिभाषा आप निकाल दीजिए, लेकिन एक मानक होता है कि मानक परिभाषाएं होती हैं, उस मानक परिभाषाओं को आपको जानना होता है। तो मानक परिभाषाएं क्या हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर, नज़दीक ला करके
एक नए शब्द जब बनाया जाता है तो उसी को हम समास कहते हैं, और प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। ये रहा समास की परिभाषा। अब स्वयं से आप इसको समझ लीजिएगा, स्वयं से आप इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं समास के प्रकार पर। हम किस पर बात करते हैं? हम बात करते हैं प्रकार पर बात करते हैं, समास के प्रकार। अब प्रकार इसको कह लीजिए या भेद कह लीजिए, बात एक ही है। इसको भेद भी आप कह सकते हैं और प्रकार भी कह सकते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वह मुख्य रूप से कितने हैं, गौण रूप से कितने हैं? मुख्य रूप से 4 समास होते हैं, गौणतः 6 समास होते हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से समास होते हैं इसको आप देख लीजिए। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। यह होता है अव्ययी भाव। दूसरा समास कौन सा होता है? ऐसा कोई क्रम नहीं है, लेकिन आप जो है क्रम लगा सकते हैं, आप स्वयं से बना सकते हैं क्रम। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है व्याकरणों के द्वारा। दूसरा क्या कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलिए तीसरे समास पर हम बात करते हैं कि तीसरा कौन सा समास होगा। तीसरा जो समास होगा वह तीसरे समास पर हम बात करते हैं कि द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा। चलिए चौथे समास पर हम बात करते हैं कि चौथा समास कौन सा होगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि चौथा समास कौन सा होगा। वह समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। ये आपके 4 समास हो जाते हैं। अगर हम नामकरण कर दें, 1 नंबरिंग डाल दें, 2, 3 और ये हो गया 4। ये हमारे 4 मुख्य समास हैं, प्रमुख समास हैं। जो 2 समास होते हैं वह 2 भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, लेकिन गौण रूप से शामिल किए जाते हैं। इसको जो है भेद माना गया है, यानी इसको ये मान लिया गया है कि इसके भेद हैं। अब 4 ये हो गया, 5वां के रूप में हम यहां पर इंगित कर देते हैं। यहां पर एक समास होता है द्विगु समास, बड़ा फेमस है द्विगु समास। छठा, बड़ा बच्चों में ये द्विगु समास बहुत ही लोकप्रिय है। इसलिए लोकप्रिय है कि ये बड़ा आसान होता है पहचानना। एक बार जो बच्चा जान गया वो तुरंत बता देता है, कुछ शब्दों को छोड़ करके, कुछ टेक्निकलिटी को छोड़ करके। छठा जो है समास है वह समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समानाधिकरण समास भी कहते हैं। समानाधिकरण भी कहते हैं। फिलहाल ये आपके 6 समास हो जाते हैं। अब इसी को 5वां नंबर यहां दे सकते हैं, 6ठा नंबर यहां दे सकते हैं। कोई भी क्रम हो सकता है, कर्मधारय ऊपर हो सकता है, द्विगु नीचे हो सकता है। कोई क्रम को लेकर के ऐसी बाध्यता नहीं है। यहां पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है 6 प्रकार के समास होते हैं। तो हैं तो ना, ये समास तो हैं,
इसलिए जो है यह समास के प्रकारों में शामिल किए जाते हैं। जैसे जब मैं अलंकार बताऊंगा वहाँ 3 प्रकार का अलंकार बताऊंगा, क्यों, बाद की बात होगी। प्रमुख क्या है, मुख्य क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन अगर ये नाम आ गया तो प्रकार में आएंगे, इसका एक अस्तित्व बन रहा है। तो कभी अगर ये पूछा जाए कि कोई ऑप्शन दिया जाए और ऑप्शन में दिया जाए द्विगु तत्पुरुष, तो समझिएगा सही है। द्विगु समास को द्विगु तत्पुरुष समास भी आप कह सकते हैं, कर्मधारय समास को कर्मधारय तत्पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही अंग है, तत्पुरुष के ही अंतर्गत यह आता है। तो अब यहां पर बात होती है कि क्वेश्चंस पूछा अगर जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा गया, समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के। तो अगर ये पूछा गया है क्वेश्चन पहला, समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, सीधा सीधा क्वेश्चंस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से। अब आप इसका भी आंसर समझ गए होंगे। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 6 प्रकार हो जाएगा। कितना, 6 प्रकार। और ये जो हो जाएगा वह 4 प्रकार हो जाएगा। आंसर क्लियर है। तो 6 प्रकार और 4 प्रकार, भले ही क्यों नहीं इसमें 4 ऑप्शन शामिल हैं, तो बात अलग है। तो तभी भी हम 6 ही लगाएंगे, 4 शामिल होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। समास 6 प्रकार के ही होते हैं, ये क्लियर रहिए। क्योंकि ये जितने भी हैं सब अपना अर्थ रखते हैं, अर्थ रखे हुए भी हैं, लेकिन मुख्यतः 4 हैं। अब इसको हम लोग ये समझा जाए कि अगर कोई भी शब्द आता है इस लौकिक संसार में, हिंदी व्याकरण में अगर कोई शब्द आते हैं तो हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम यह बता सकें कि यह कौन सा समास है। अगर ऐसा है तब तो समझिए क्लियर है, अगर ऐसा नहीं है तो समझिए कुछ न कुछ डाउट है, पुनः एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम निकालने के लिए जो एक दिनीय परीक्षाएं होती हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उस एक दिन में जो हायर लेवल की होती हैं उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता है। तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे, ताकि सभी को ओवरऑल लेकर चलेंगे, ताकि आपको समस्या ना हो कहीं। एक बार पढ़िए, बार बार पुनः पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ा जाए, अस्थाई पढ़ा जाए। हम स्लो बट श्योर विंस द रेस के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरज से सब होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। तो ये धीरे धीरे आप बढ़िए, लेकिन अस्थाई रूप से बढ़ते चले जाइए। आज की भाग दौड़ की दुनिया में ये जो YouTube चैनल चले हुए हैं, ये भी भाग दौड़ मचाए हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ ऐसा जैसे लग रहा है कि कितनी तेजी मची हुई है। एक बैच के बाद दूसरा बैच, दूसरा बैच के बाद तीसरा बैच, चौथा बैच, तमाम बैच लॉन्च हो रहे हैं। अच्छी चीज़ है, लॉन्च भी होना चाहिए, पढ़ाया भी जाना चाहिए, लेकिन अपना मानना है कि जो भी पढ़ाया जाए वो अस्थायी तौर पर पढ़ाया जाए तो बेटर होगा, आपके लिए भी बेटर होगा,
मेरे लिए भी बेटर होगा, कम से कम आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। कोई भी पढ़ावे, सारे शिक्षक विद्वान हैं इस क्षेत्र में, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। मैंने बताया, प्रथम ही बताया कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, भिन्न भिन्न मत होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, बनाने का तरीका होता है, परोसने का तरीका होता है। यहाँ परोसाई कैसी है, यहाँ बनवाई नहीं है, बनाई नहीं है। हम जब भी बात करते हैं तो कोई भी हो, हम ये बना बनाया है, अब भोजन बन गया है, हमारे व्याकरणों ने लिख दिया है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम परोसाई कर रहे हैं। परोसने की कला कितनी अच्छी है। किसी का परोसाई ऐसी होती है कि बड़ा ही अच्छा लगता है, किसी से मिल करके ही बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई बड़ा अच्छा ये तो व्यक्ति है। कोई चावल दाल रोटी सब्जी अलग अलग लाता है, उसकी भी कोई चावल अलग करता है, दाल उसी थाली में डाल देता है और कटोरी में सब्जी कर देता है, रोटी उसके ऊपर रख देता है, इसकी भी परोसाई है। कोई चावल को अलग, दाल को अलग, सब्जी को अलग, रोटी को अलग, चटनी को अलग, इस प्रकार से परोसाई है। कैसी है, कोई तमाम प्रकार की सब्जियों को ला देता है, लेकिन अब उसी परोसाई को हमको देखना है। हमारा कोई ऐसा, मैं ब्रह्मांड का, विश्व का कोई सबसे बुद्धिमान और विद्वान मैं नहीं हूं, न हो सकता हूं। लगभग मैं आपको जब तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको बताऊंगा कि लगभग हिंदी भाषा शब्दावली में 10,000 विदेशी शब्द हैं। क्या 10,000 शब्दों को हम कंठस्थ करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। न ऐसा मुझे संभव है, न आपको संभव है। हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ उद्देश्य यह है कि आपको वहां पर मैं इंगित कर दूं, वहां पर टच करा दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और हमारे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। मैं बार बार कहता हूं, शिक्षक का काम क्या है? टचिंग इज टीचिंग। हम टच कर देते हैं, हम बता देते हैं कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे और इस प्रकार से आएंगे, इसको आप जान लीजिए। शब्द भी वही हैं, किताबें भी वही हैं, किताबों के लिस्ट भी वही हैं। मैं कभी किताबों के बारे में आपको जिक्र भी कर दूंगा कि आपके लिए कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। मेरे लेक्चर को सुनिए, किताब अवश्य पढ़िए, क्योंकि किताबें जो होती हैं, पुस्तकें जो होती हैं, वह मस्तिष्क का फैलाव करती हैं। बहुत ऐसे शब्दावलियाँ हैं, बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या उसका हम व्यक्तीकरण का माध्यम इसलिए नहीं हो सकता है कि समय थोड़ा लिमिटेड होता है। यहाँ डेटा की भी प्रॉब्लम है। आप डेटा पर भी कमेंट करने लगते हैं कि थोड़ा सा और तेज़ी से पढ़ाइए, डेटा खर्च हो रहा है। बहुत सारे बाह्य कारक मौजूद होते हैं जो हम चाह करके भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा और पुस्तक पढ़िए। कोई कहता है कि ये अलग बात है, उस टीचर का सम्मान करिए, उसके नोट्स पढ़िए, उसके लेक्चर को सुनिए, लेकिन निश्चित तौर पे जीवन में 1-2 किताबें जरूर पढ़िए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट हो। कभी हम पुस्तकों पर भी आपसे बृहद चर्चा कर लेंगे और ये बताएंगे कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है ताकि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं, आपको विद्वान मत बनाएं। हम विद्वान बनाने नहीं आए हैं, विद्वता हमारे ऊपर छोड़िए, आपको बुद्धिमान बनाने आए हैं। तो बुद्धिमत्ता अगर अर्जित करनी है, बुद्धिमान बनना है, तो वही पॉइंट पढ़ाना भी होगा, वही पॉइंट पढ़ना भी होगा जहां से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ठीक है, आइए चलतिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के, कोई डाउट नहीं है। मुख्य पूछता है तो आपको 4 लगाना है।
अब हम एक कविता के माध्यम से आपको पूरे समास के बारे में समझा देंगे, उसके बाद डिटेल करेंगे। तो आपको आवश्यक होगा तो डिटेल भी पढ़ लीजिएगा, अगर इतने से लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अति उत्तम है, ऐसा है। तो चलिए हम समास की कविता पर चलते हैं कि जिस पर इस कविता पर मेरा एकाधिकार है। ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, आत्मश्लाघा नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। मैं इस कविता में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, अपने पिताजी के द्वारा सुना गया है कविता है, उसमें कुछ मैं संशोधन किया हूँ। इस संशोधन के, क्योंकि यह इस रूप में नहीं था, इस रूप में मैंने बनाया है, तो इस रूप में मैंने बनाया है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन इस रूप में नहीं कर सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये कन्फर्म है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है। इसको आत्म प्रशंसा मत लीजिएगा, विनम्र निवेदन है कि बस ये बन गया, इत्तेफाक ऐसा है कि इसकी रचना ऐसे हो गई, ईश्वरीय कृपा है। चलिए हम आते हैं, इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इस कविता का सहारा लिया है। तो इस कविता को याद कर लीजिएगा, आप भी याद कर लीजिएगा, और अपने बच्चों को भी अगर होंगे तो उनको भी याद कर लीजिए, आने वाली पीढ़ियों को याद करें, क्योंकि ये ज्ञान जो है ट्रांसफ़र हो जाए, ये ट्रांसफरेबल है। अगर हो जाता है तो मेरा भी पढ़ाना सार्थक हो जाता है। आइए इस कविता पर चलते हैं। कह रहे हैं कि द्वंद्व समास में और छिपे। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध। चलिए इसके बारे में हम बताएं। द्वंद्व, द्वंद्व समास में और छिपे, यहां पर देखिए क्या छिपा हुआ है, और छिपे, यानी एक समास हुआ द्वंद्व समास। पहली बात हम कर रहे हैं, द्वंद्व समास में और छिपे, द्विग में पहला गिनती पद आवत है। दूसरा कह रहे हैं ये द्विग समास है। पहला गिनती पद, इसको आप गणना पद भी कह सकते हैं, गणना पद भी कह सकते हैं, ठीक है। द्विग में पहला गणना पद आवत है या द्विग में पहला गिनती पद आवत है, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा आप बोल लीजिएगा, वैसा याद कर लीजिएगा। द्विग में पहला गणना पद आवत है। दूसरा समास हो गया, बीच में कारक चिन्ह छिपे। कारक ये चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। इसको जो है यह पहले ह आता है। चिन्ह को अगर लिखना हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी ची होता है और ये आधा ह होता है, इसमें क्या होता है पूरा न बना होता है, तो ये होता क्या है, चिन्ह होता है। आप ऐसे स्पष्टीकरण की परंपरा में, यानी आप जो है इसके नीचे हलंत लगाइए, यहाँ पर न लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। चूँकि जिह्वा हमारी जो है चिन्ह बोलती है, आसान की तरफ जाती है, तो इसलिए चिन्ह लगता है कि आसान है और बोलते चले आए हैं। तो चिन्ह अगर बोलेंगे तभी भी, अब बोलते बोलते अभ्यास आपका हो जाएगा तो चिन्ह ही आसान लगने लगेगा, चिन्ह छूट जाएगा। वह यह भाषा है, भाषाएं जो होती हैं वो सीखने से, चूँकि जन्मना तो मैंने सीखा नहीं है कि चिन्ह बोलना, तो जन्मना सीखा नहीं है तो निश्चित तौर पे उस पर सुधार किया जा सकता है। इस दुनिया में केवल 5 ही ऐसे तत्व हैं जिसको सुधार नहीं किया जा सकता है, यानी उसको हम बदल नहीं सकते हैं। बाकी पूरे कायनात की हर वस्तुओं को हम बदल सकते हैं, बाद में कभी उन पर चर्चा होगी। तो ये क्या कह रहे हैं, चिन्ह है, यानी बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष कहावत है, यानी तत्पुरुष समास। तो 2 वहाँ हो गया, ये कौन सा हो गया, ये तीसरा हो गया। उत्तर तत्पुरुष कहावत है। पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है, ये कौन सा हो गया, चौथा हो गया। कर्मधारय नाम गिनावत है। अव्यय में अव्ययी पूर्व छिपे। अव्ययी, तो अव्ययी जो है ये कौन सा हो गया, ये 5वां अव्ययी भाव समास हो गया। अव्यय में अव्ययी पूर्व छिपे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, ये क्या हो गया, 6ठा समास हो गया, यानी ये 6 समास हो गए।
इस कविता को आप याद कर लीजिएगा और एक एक करके इसको हम आसानी से आपको बताते हुए विग्रह चलते हैं और उसके बाद बात होगी। चलिए, कह रहे हैं कि द्वंद्व समास में और छिपे पहला समास कर रहे हैं। द्वंद्व समास जो होता है यह आपस में दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा पद होते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद संज्ञा होते हैं और दोनों पदों के बीच में हमेशा द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब इस दोनों का अस्तित्व क्या है, बरकरार है। अगर आप द्वंद्व समास कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों जैसे हैं वैसे लगे रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए कि पति पत्नी है और पति पत्नी दोनों खड़े हो गए हैं और दोनों को लड़ा दीजिए, युद्ध करा दीजिए, दोनों में द्वंद्व कराइए। तो दोनों द्वंद्व कराएंगे तो होगा क्या, जब द्वंद्व करेंगे तो एक दिन लड़ेंगे, फिर जो है थक जाएंगे, फिर दोनों छोड़ देंगे। अब क्या है, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए, फिर छोड़ देंगे, फिर अगले दिन के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या है वो द्वंद्व, कोई हार मारने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि पति में पत्नी विलीन हो जाएगी या पत्नी में पति विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों क्या हैं, आपस में दोनों पद अपने प्रधान बने हुए हैं, दोनों पद मुख्य बने हुए हैं। तो यहां पर द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, मुख्य होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिह्न छिपा होता है। योजक चिह्न का मतलब ये होता है कि बीच में जो एक डैश होता है, डैश का जो है पुत्र कह लीजिए योजक होता है, यानी इसका आधा होता है। जैसे मैंने कहा पति और कहा पत्नी, तो पति एक योजक चिन्ह लगाइए। इसको जब हम विराम चिन्हों में पढ़ेंगे तो वहां पर सामासिक चिन्ह के नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये समास में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। यहां पर हम योजक चिन्ह पढ़ेंगे, वहां पर सामासिक चिन्ह भी कहेंगे, योजक चिन्ह भी कहेंगे, दोनों कहेंगे। पति लिखते हैं, पत्नी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो द्वंद्व समास में और शब्द क्या हुआ है, छिपा हुआ है द्वंद्व समास में, तो इसका इस योजक चिन्ह का अर्थ हुआ और, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो क्या है, छिपा हुआ है। तो पति और पत्नी, अगर आपने लिखा लोटा, लिखा लोटा और क्या लिखा, डोरी लिखे, तो इसका मतलब क्या है, लोटा और डोरी। आपने लिखा घर, लिखा घर, इसके बाद क्या लिखे, द्वार लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ, घर और द्वार। तो द्वंद्व समास में और छिपे और शब्द छिपा हुआ रहता है, बीच में योजक चिन्ह आते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है, आसान है। दुग में पहला गिनती पद आवत है। दुग में पहला गिनती या गणना पद, पहला पद, पहला पद क्या आएगा, गणना आएगा या गिनती आएगी। गिनती मतलब काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो गिनती आप कह लीजिए। अगर पहला पद गणना होता है, लेकिन वह गणना या गिनती कैसा हो, शब्द में लिखा गया हो, अंक में न लिखा गया हो, शब्द में। तो अगर मान लीजिए 5 लिखा गया है तो 5 को शब्द में लिखिए, अंक में नहीं। 4 लिखा गया है तो शब्द में लिखिए, चाहे उसका मूल निहितार्थ लेकर के शब्द में लिखिए, ना पूरा लिखिए, लेकिन निहितार्थ होना चाहिए कि हाँ ये शब्द, इसका अर्थ यही होगा। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपको लिखते हैं चौराहा, तो यहां पर देखिए चौराहा लिख रहे हैं तो चौ 4 यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका मूल निहितार्थ है कि क्या, 4। 4 राहों का समूह ही क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। तिराहा, दुराहा ऐसा कह सकते हैं। इकतारा यानी एक तारा, ऐसा आप कह सकते हैं। पंचहत्थड़, पंचहत्थड़
ऐसा आप बोल सकते हैं। पंचहत्थड़, पंच मतलब पांच, पांच हत्थड़, हत्थड़ मतलब पकड़ने वाला। अगर आप लिखते हैं पसेरी लिखते हैं। अब यहां पर देखिए कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि आपको पांच शेर, कुछ तो आपको जानना पड़ेगा। ऐसा ही रहता सारा का सारा, अगर संख्यावाची स्पष्ट दे देता था तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। तो कुछ ना कुछ क्लिष्टता तो रहेगी ही रहेगी, मूल निहितार्थ समझना पड़ेगा, नहीं तो आप में और जो पढ़ा ही नहीं है उसमें कुछ अंतर कैसे होता, नहीं पता होता। आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आप बता देंगे पसेरी का अर्थ होता है पांच शेर, उसी को हम पसेरी कहते हैं। तो जो भी अष्टदिग्गज, अठकोण, तमाम ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। तो यहां पर पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाते हैं। तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। आशा करते हैं कि द्विगु समास आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कह रहे हैं कि तीसरे पे बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष कहावत है। उत्तर तत्पुरुष, उत्तर तत्पुरुष का मतलब है कि उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष का उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, इसलिए मैंने लिखा है उत्तर, ये मैंने लिखा है उत्तर तत्पुरुष कहावत है। यानी यहां पर तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तो अब इसमें क्या हो, बीच में कारक चिन्ह छिपे, कारक, ये इंपॉर्टेंट है। कारक चिन्ह क्या होते हैं, हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान, को के लिए अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन है ओ अरे, ये 8 हमारे कारक चिन्ह। इसी को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। परसर्ग का मतलब उपसर्ग मत समझिएगा, उपसर्ग और परसर्ग में बहुत ज्यादा अंतर है। अब यहां पर देखिएगा कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह कह रहे हैं हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये दो, पहला और 8वां, यह दोनों प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी तत्पुरुष समास में ये दोनों कारक प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी तत्पुरुष समास में कितने कारक प्रयुक्त होते हैं, तो 6 कारक प्रयुक्त होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, द्वितीया विभक्ति से लेकर के, कहां से होते हैं, द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक क्या होते हैं, यह कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं। तब पूछा जाए कि किस समास में द्वितीया से सप्तमी तक, सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होता है, तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, आंसर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है किस समास में प्रथमा और अष्टमी पद का प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा, तत्पुरुष समास। किस समास का उत्तर पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास। यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो तत्पुरुष समास, बीच में कारक। अब ये कारक चिन्ह जो होते हैं, इसमें जैसे मैंने आपको पहला ही उदाहरण लिया था, गंगा जल का लिया था, गंगा जल का लिया था। ये आसान था इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया। गंगा जल, इसको मैंने विग्रह भी किया था, गंगा का जल, मैंने कहा था गंगा का जल कहा था। का, यानी यह जो है का विभक्ति छिपी हुई है, का विभक्ति के कारण जो है, का कारक चिन्ह के कारण जो है यह तत्पुरुष समास हो जाता है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ये नहीं है कि आपको यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी शब्द लेंगे, यह गारंटी है कि हर शब्दों को आप जानते हैं। आपको लगता है कि ऐसा मैं जानता नहीं हूँ।
कुछ शब्द को नहीं जानते हैं, मैं मानता हूँ, तो वो भी पढ़ लेंगे, वो भी याद हो जाएगा, वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। कौन ऐसा शब्द है कि आपको पता नहीं होगा? ऐसी कौन सी क्लिष्टता आ जाएगी जो केवल मुझे ही पता होगा, आपको नहीं पता होगा? कुछ भी इस कायनात में असंभव नहीं है। जो मुझे पता है वो आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता है आज तो कल पता हो जाएगा, हमें उससे पढ़ने के बाद पता हो जाएगा। तो ये आत्मश्लाघा करना कि ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो ये आत्मश्लाघा है, आत्म प्रशंसा है। तो आपको भी पता हो जाएगा। अगर कुछ शब्द मैं लिखता हूं आपको भी पता होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा, लेकिन प्रायः 99% केसेस में ऐसे होते हैं कि शब्द बोले जाते हैं। मेरा अनुभव जो है वो ऑफलाइन के क्लासेस से है। मैं जब भी ऑफलाइन का क्लास लेता था और तत्पुरुष समास में मैंने अनेकों उदाहरण बोलता था, बच्चे जो है तुरंत उसका रिप्लाई करते थे और सही रिप्लाई करते थे। एक आध दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनको फंसा देते थे, टेक्निकली रूप से फंसा देते थे, उसके बारे में वो जानते थे, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं थे। एक बार समझाया जाता था, क्लियर हो जाता था। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि हथकड़ी लिखा, मैं प्रायः हथकड़ी नहीं लिखता था, हथघड़ी लिखता था। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, हथघड़ी लिखता था, हथकड़ी नहीं लिखता था। चलिए हम हथकड़ी भी लिख देते हैं, यहाँ पर हथकड़ी ऐसा लिख देते हैं। अब हथकड़ी का विग्रह, ये तो क्लियर था कि बच्चा बता देता था कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन विग्रह जब मैं करता था तो विग्रह में कभी कभी दिक्कतें किसी प्रायः बच्चे कर देते थे। क्या कहते थे? हथकड़ी को हाथ की कड़ी कह देते थे, हथघड़ी को हाथ की घड़ी कह देते थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा इसको महिमा मंडन करके बताएं। आसान चीज़ें हैं, एक बार हम बता देंगे, बच्चा पकड़ लेगा, उसको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं लिखता था, बच्चा बता देता था। जैसे हथकड़ी को मैं बताता था कि भाई हाथ की कड़ी नहीं बनाया जा रहा है, ये जो हाथ है ना, इसकी कड़ी हम नहीं बना रहे हैं। कड़ी क्या है? या तो लोहे की बनाई जा रही है, हो सकता है चांदी की भी बनाई जाए, हो सकता है स्टील की भी बनाई जाए, आपकी इच्छा, जिसकी कड़ी कड़ा पहन लीजिए। तो हाथ के लिए कड़ी हो गया, हाथ के लिए घड़ी हो गया, ना कि इस हाथ की हम घड़ी बनाते हैं। एक बार सिर्फ समझाते थे, बच्चे को समझ में आ जाता था। इसके बाद अगर हम शब्द देते थे रेल टिकट, रेल टिकट, तो अब बच्चा यहां तुरंत कह देता था। वैसे बोलता था रेल का टिकट, अब बोलता था रेल के लिए टिकट। यानी टिकट जो हो रहा था वो रेल के लिए बन रहा था, रेल का ही टिकट नहीं बन रहा था। रेल काट करके टिकट नहीं बनाया जा रहा था, रेल के लिए टिकट। तो ये क्या है? कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जिस शब्दों पर कोई ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। आप इतना तो क्लियर है कि ये बता ले जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। विग्रह अगर कभी ऐसा होता है तो आप वहां पर भी अगर विकल्प आएंगे तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि आप इसको बता भी ले जाएंगे। अगर इसको हथकड़ी को ही आप जानते हो या ना जानते हो, 4 विकल्प अगर विग्रह करके दे दिया जाए तो आप उसमें सही कर ले जाएंगे। तो यहां पर क्या है? बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह छिपा होता है। जन्मांध में बोलता हूं, तुरंत आंसर, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त बोलता हूं, ऋण से मुक्त। भय मुक्त बोलता हूं, भय से मुक्त होता है। देश निकाला, देश से निकाला बोलता है। रेखांकित, रेखा से अंकित। आप करते क्या है? रेखांकित करते हैं। यहां पर मैंने रेखांकित किया तो रेखा से अंकित किया, रेखा से अंकित। अमरस, आम का रस हुआ। तमाम ऐसे शब्दावली आपको मिलेंगे। नरोत्तम, नरों में उत्तम हुआ। तो बहुत ऐसे शब्द मिलेंगे कि जो आप क्या कर ले जाएंगे? विग्रह कर ले जाते हैं, आसानी से विग्रह कर ले जाते हैं। और इतना अगर विग्रह नहीं भी होता है, मान लीजिए कि कोई मैंने शब्द दे दिया और वह शब्द आपको नहीं आया, तो आप ये बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। अगर मैंने दे दिया, मान लीजिए एक शब्द मैंने दिया, कवि पुंगव दे दिया। मैं पूछता भी हूं बच्चों से,
कवि पुंगव अगर शब्द दे दिया, अब ये कवि पुंगव में इतना तो क्लियर है कि द्वंद्व समास नहीं होगा, इतना तो क्लियर है ये द्विगु समास नहीं होगा। अभी कर्मधारय में पढ़ाया नहीं हूँ, अव्ययी और बहुब्रीहि पढ़ाया नहीं, इसलिए इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये भी पढ़ा दूंगा, आप ये क्लियर कर देंगे कि चलिए भैया ये क्या होगा, होगा तो तत्पुरुष ही, भले ही हम पुंगव का अर्थ नहीं जानते, कवि का पुंगव, कवि से पुंगव, कवि के लिए पुंगव, कवि में पुंगव, कुछ भी तो करेंगे ना, विग्रह तो करेंगे। तो विग्रह करेंगे तो विग्रह करेंगे तत्पुरुष का ही करेंगे, तो तत्पुरुष का करेंगे तत्पुरुष समास होगा। ये अलग बात है कि आपको ज्ञान स्तर पर पुंगव का अर्थ नहीं होता है, तो जिस दिन जान जाते हैं पुंगव का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, तो कवियों में श्रेष्ठ हो गया, कवि श्रेष्ठ हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। ये दिमाग को संदेश दीजिएगा कि कोई ऐसा शब्द है जो आप जानते नहीं हैं, ये दिमाग से तुरंत निकाल दीजिएगा। जानते हैं, कभी सामने आएगा तो उस पर अभ्यास हमारा हो जाएगा। अभी सामने नहीं आया है, सुना गई नहीं गया है, इसलिए नहीं, लेकिन उस पर भी अगर निकालने के लिए आएगा तो निश्चित तौर पे आप निकाल ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस प्रश्न को आप गलत करेंगे। चलिए अगले पर हम चलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष सहावत है, यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं। चलिए चौथे पर आते हैं, पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है। पहला पद जिसमें विशेषण हो, पहला पद अगर विशेषण है तो कह रहे हैं कि वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब पहला पद विशेषण होगा तो विशेषण मतलब जो विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो पहला पद जिसमें विशेषण हो। आपकी विशेषता क्या है, हमारी विशेषता क्या है, सबकी अलग अलग कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर भी हम बात करते हैं। हालांकि ये विशेषण का पार्ट है, उसमें विशेषण में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, विशेषण के प्रकार, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के अवयव, तमाम बातें हम करेंगे। विशेषण के आधार, विशेषण के कितनी अवस्थाएं, तमाम बातें होंगी, उस पर बात किया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ समझाना चाहते हैं कि पहला पद जिसमें विशेषण हो, पहला पद ही क्या हो, विशेषण हो। अगर ऐसा है तो वहाँ पर कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, पहला पद उपमेय, दूसरा पद उपमान, पहला पद प्रत्यक्ष, दूसरा पद अप्रत्यक्ष। परिभाषाएं हैं, गढ़ना है, आप तमाम परिभाषाएं निर्मित कर सकते हैं। तो पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं, मैं लिखता हूं पेन, लिखता हूं पेन, लिखता हूं और पेन के आगे मैंने लाल लिख दिया। अब ये क्या हो, पेन कैसा है, लाल है। तो मैंने पेन की विशेषता को बता दिया कि पेन कैसा है, यह पीला है। पेन क्या है, पेन की लिखावट कैसी है, पीली है, तो यहाँ पीला हम कह दिए। पेन की लिखावट पीली है, तो यह पीला क्या हो गया, यहाँ सॉरी, यहाँ तो मैंने लाल लिख दिया है, तो इसी को समझ लीजिए, लाल। चलिए लाल कलर ही ले लेते हैं। अब लिख दिए हैं पेन कैसा होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लाल लिख दिया, तो पेन कैसा है, लाल है। ठीक है, लाल क्या होगी, इसकी विशेषता हो गई। टोपी, इसके पहले मैंने लिख दिया गोल, तो टोपी कैसी है, गोल है। पहला पद विशेषण अगर है, विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय कर्म का धारण, कर्म निवृत्ति, वृत्तियों का धारण करता है, कर्मों का धारण करवाता है कि आप कैसे हैं। कर्म का धारण, आपका कर्म कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, कर्म कैसा है, व्यवहार कैसा है आपका,
मान लीजिए व्यवहार लिखा गया, शब्द लिखा गया, व्यवहार कैसा है, और व्यवहार के पहले सद लिख दिया गया। सद व्यवहार, व्यवहार कैसा है, सद है, सद मतलब अच्छा, व्यवहार कैसा है, अच्छा है। आत्मा कैसी है, महान है, तो महात्मा लिख दिया गया। आत्मा कैसी है, दुष्ट है, तो दुरात्मा लिख दिया गया। अन्न कैसा है, कुत्सित है, तो कदन्न लिख दिया गया, खराब अन्न लिख दिया गया। बहुत ऐसे सारे शब्द आपको मिलेंगे कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा। आप प्रायः लाल किला सुनते हैं, किला कैसा है, लाल है, प्रश्न करिए कैसा है। अगर कैसा है से उत्तर निकल जाता है तो समझिएगा कि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। लाल किला, लाल मिर्च, नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। नीलोत्पल, कमल कैसा है, उत्पल मतलब होता है कमल, नीलोत्पल। काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तमाम आप शब्द पाएंगे। पहला ही पद क्या आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा। अगर विशेषण आते हैं तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। अब आते हैं अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे। कह रहे हैं कि जो ये अव्ययी भाव समास है, इस अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्यय पद आते हैं, अव्यय पद आते हैं। तो अव्यय पद आते हैं तो मैं अभी तो अव्यय पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन इतना जान लीजिए, एक व्यय होता है और एक अव्यय होता है। तो अगर इसके पहले हम लगा देते हैं, मान लीजिए व्यय है और व्यय में पुनः हम व्यय लिखते हैं और व्यय में क्या लगा देते हैं, अ लगा देते हैं, तो अव्यय हो जाता है, जिसको अव्यय बोलते हैं। अव्यय में होता क्या है कि जिन शब्दों के ऊपर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं। यानी प्रत्येक स्थिति में वो अपने आप को एक रूप बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो किसी के साथ मिले। जैसे आप किसी के साथ अगर व्यवहार करते हैं तो एक रूप व्यवहार करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। किसी के साथ अलग, किसी के साथ अलग, किसी के साथ अलग, ऐसा नहीं है। सबके साथ एक रूपस्थ अगर व्यवहार होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मों के आधार पर ही आपका डिवाइडेशन हो जाता है। बात अध्यात्म में चली जाती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। यानी अव्यय होते हैं तो व्यय मतलब होता है, इतना तो जानते हैं कि व्यय आप करते हैं तो व्यय मतलब खर्च करते हैं। तो पैसा तो है नहीं कि आप खर्च कर देंगे। यहाँ क्या है, शब्द है, तो शब्द खर्च नहीं होते हैं, शब्द परिवर्तित होते हैं। तो जो संदर्भ पैसे के संदर्भ में खर्च से है, वही संदर्भ शब्द के संदर्भ में परिवर्तन से है। शब्द के संदर्भ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी शब्द परिवर्तित होते हैं। व्यय मतलब परिवर्तन होना। अगर शब्द परिवर्तित हो जाते हैं तब तो व्यय है, संज्ञा सर्वनाम हो जाएंगे, क्रिया हो जाएगी, विशेषण हो जाएंगे। लेकिन अगर जो है अव्यय है तो नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अव्यय है यानी व्यय नहीं हो रहे हैं, परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो जो परिवर्तित न हो, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो कह रहे हैं पूर्व छिपे, ये देखिए पूर्व छिपे, यह अव्ययी कौन सा है, पूर्व पद है जो छिपा हुआ है। यानी जो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद है वही क्या होगा, अव्यय होगा, उसमें व्यय नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यह उपसार्गिक होते हैं। उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसमें परिवर्तन न हो। प्रायः अव्ययी भाव समास में क्या आते हैं, उपसर्ग से लगे हुए शब्द ही आते हैं। अगर इसमें आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, बे आ जाए, ऐसे शब्द आते हैं जिसमें लगा रहता है, वो समझिएगा कि अव्ययी भाव समास होंगे। और बहुत ऐसे शब्द आपको आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए लिखा गया है यथा विधि लिखा गया है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर भी देते हैं। अगर मान लीजिए लिखा गया है यथा विधि लिखा गया है, ठीक है, तो यथा विधि का मतलब होता है कि
अगर विधि को हम हटा देते हैं, विधि के अनुसार होता है, विधि को हम हटा देते हैं तो यहाँ संभव हम लिख देते हैं, तो संभव के अनुसार होगा, जितना संभव हो सके, जितनी भी आपकी विधि हो सके। अगर हम यथाक्रम से लिखते हैं तो क्रम के अनुसार हो जाएगा, क्रम के, यानी इस यथा पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भले ही बाद वाला पद, दूसरा पद जो है, उत्तर पद जो है, ये परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन पहले पद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आजन्म आजीवन आमरण यावत जीवन होता है। प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिशत, प्रतिपल, प्रत्यंग, प्रत्यक्ष, ऐसे भी होते हैं। प्रति होता है, जैसे प्रतिशत आप कहते हैं तो प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, प्रतिपल प्रत्येक पल, प्रतिपल, यानी प्रति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जिस समास में पहला शब्द प्रति आता समझिएगा अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद यथा आएगा समझिएगा अव्ययी भाव समास। इसको ट्रिक कह लीजिए या जो कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, आपकी इच्छा, या फार्मूला कह लीजिए, ये आप जानिए। अगर मान लीजिए कि आप लिख दिए, शब्द लिख दिए, इसी को दूसरे रूप में होता क्या है कि शब्द का पुनरावृत्ति होता है। मैं इसको जब डिटेल करूंगा, अभी तो क्या है, इसको मैं केवल शॉर्ट में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इसका डिटेल करूंगा तो और बताऊंगा कि शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, जैसे बार बार लिखा गया है, ठीक है, बार बार लिखा गया है, तो बार बार में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, ठीक है, पुनरावृत्ति यानी 2 बार आ जाते हैं, तो वहां पर अभी अव्ययी भाव समास होता है। धीरे धीरे आप बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, राधे राधे आप बोलते हैं, तो एक ही शब्द की क्या हो गई? पुनरावृत्ति हो गई। तो एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास ही होता है। आप अगर मान लीजिए इसी को हो सकता है बारंबार पूछ दिया जाए, बारंबार, तो बारंबार का अर्थ क्या होगा? बार बार। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए लिख दिया गया मुहा मुह, लिख दिया गया, मुहा मुह लिख दिया गया, और इसमें क्या हो गया? मुह ही मुह मुह हो गया। इसका विग्रह क्या हो गया? मुह मुह भी हो सकता है, यानी मुह ही मुह हो सकता है, मुह ही मुह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ही भी लगता है। तो ऐसा भी अगर आता है तो ये समझिएगा कि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। ही भी आता है, ध्यान दीजिएगा, कानों कान, कान कान, हाथों हाथ, हाथ हाथ, रातों रात, रात रात, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं। और अगर नदीवाचक आते हैं, यहां थोड़ा एक आपको अपवाद बता दे रहे हैं। नदीवाचक अगर आते हैं और उसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने डिटेल इसका जब करूंगा तो आपको बताऊंगा, पंचगंगम द्वियमुनम आदि आदि करके, तो अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। यह लास्ट क्या है? बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। तो जो बहुव्रीहि समास है ये कह रहे हैं अन्य प्रधान बतावत है, यानी अन्य की क्या है? प्रधानता होती है, अन्य की प्रधानता, यानी दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़ देते हैं और एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसमें कोई भी समास हो, अगर वह अपना मूल अर्थ छोड़ करके आप कुछ भी आ जाए, दूसरे समास के आप अधिकारी नहीं होते हैं जब बहुव्रीहि समास उस ऑप्शन में दिया गया होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको ये बताया है कि पहला पद अगर संख्यावाची है, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया है एक दंत, लिख दिया गया है एक दंत लिख दिया गया है। अब पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया।
लेकिन अगर यह एक एक का अर्थ नहीं देता है, दंत दंत का अर्थ नहीं देता है, और दोनों मिल करके एक नया अर्थ देते हैं, क्या देते हैं? गणेश देते हैं। दोनों एक नया अर्थ मिलकर के क्या देते हैं? गणेश अर्थ देते हैं। तो समझिएगा कि यह क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, भले ही इसमें द्विगु समास ऑप्शन में क्यों न हो। तो यहां पर दोनों अपना मूल अर्थ छोड़ करके बहुव्रीहि में अन्य की प्रधानता को स्पष्ट करते हैं। एक दंत, दशानन ऐसे है, दशमुख है ऐसे है, चतुरानन ऐसे है, बहुत सारे आपको त्रिनेत्र मिलेंगे। पहला पद संख्यावाचक हो रहा है, पहला पद क्या हो रहा है? संख्यावाचक हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए चतुरानन लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, चतुरानन लिखा गया है। अब यहां चतुरानन, यहां चतुर मतलब चार, चार चार का अर्थ नहीं देता है। आनन, आनन मतलब मुख, मुख मुख का अर्थ नहीं देता है। और यह दोनों मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वह क्या शब्द का निर्माण करते हैं? ब्रह्मा का निर्माण करते हैं। तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी वहां पर द्विगु समास नहीं होगा। नीलकंठ, अगर आप लिखते हैं नीलकंठ लिखते हैं, नीलकंठ लिखते हैं। अब यहां नील नीला का अर्थ न दे, कंठ कंठ का अर्थ न दे, और दोनों मिल करके एक नया अर्थ प्रदान करें। कौन सा अर्थ प्रदान करें? शंकर का अर्थ प्रदान करते हैं, शंकर का अर्थ प्रदान करते हैं। तो यहां समझिएगा कि ये भी वैसे क्या होगा? कंठ कैसा है? नीला है, कहाँ जाएगा? कर्मधारय, लेकिन यहाँ कर्मधारय नहीं होगा, भले ही ऑप्शन में हो। आप क्या लगाएंगे? शंकर लगाएंगे। इसके न रहने पर आप लगा सकते हैं, शंकर हो जाएंगे। पीतांबर ऐसे ही है, पीतांबर, अंबर वस्त्र मतलब वस्त्र, अंबर वस्त्र कैसा है? पीला है। लेकिन दोनों अपना मूल अर्थ छोड़ करके या तो कृष्ण का अर्थ देते हैं या तो शिव का अर्थ देते हैं, सॉरी, या तो विष्णु का अर्थ देते हैं। तो वहां पर पीतांबर होता है। तो शब्द जो भी हो, कोई भी पूछा जाए तो आपको अब यहां पर तुलना करने में आसानी हो जाएगी। यानी बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, ऐसा ये हमारे द्वारा रचित ये कविता कह रही है। और ऐसा ही समास ही कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कविता को बनाया है, न कि अपने अकॉर्डिंग समास को बनाया है। समास के अनुसार इस कविता का निर्माण किया गया है कि जो आपको पसंद भी आएगा और आसान भी रहेगा, समास समझने में आसान होगा। कुछ क्लिष्टताओं को छोड़ते हुए, तो उन क्लिष्टताओं पर हम डिटेल से एक एक करके बात करेंगे, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास भी कर सकते हैं कि यह आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।